हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ की इस नए सेशन में, जहां हम जितनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो न्यूज़ में हैं उनको रिवाइज करेंगे। और आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास आपका एटलस है या मैप है जिन पे उन जगहों को आप मार्क करेंगे ताकि आपको एग्जाम से पहले एक बार रिविजन में ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? आरसेप की बात हो रही है। आरसेप में इनमें से कौन कौन है? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, रशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान। मुझे उम्मीद है आपको आंसर पता होगा, हमने इसको पहले डिस्कस भी किया हुआ है। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, इसको डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स लॉन्च्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, consider the following statement. The schemes allows Indian university graduates and early career professionals to work in Australia for a duration of 5 years without requiring employer sponsorship. ठीक है, any only graduates from university ranked in the top 100 as per the NIRF 2024 are eligible for this scheme. यहाँ गौर करिए, ओनली लिखा हुआ है तो एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। एक्सट्रीम की बात की गई है यहाँ पे। Mate participants must work strictly in their nominated field of study during their stay in Australia. Which of the following are incorrect? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अब बताइए क्या इनकरेक्ट है? क्या ऑस्ट्रेलिया की स्कीम है, 5 साल का पीरियड है, या केवल NIRF की रैंक यूनिवर्सिटीज़ को ही अलाउड होंगी? क्या सिस्टम हो सकता है? बताइए आंसर। सोचिए, तीनों स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। अगर आपको स्कीम के बारे में ज़्यादा नहीं भी पता तो फिर भी आप एक बेसिक लॉजिक लगा के कोशिश करिए कि आप किन स्टेटमेंट्स को इसमें से कैंसिल आउट कर देंगे। भाई ये तो लॉजिकल भी सही नहीं लग रहा, तो उसको फिर हम बाद में टेस्ट करेंगे। बताइए आंसर क्या है इसका। अगले पे आते हैं। सागर मंथन, द ग्रेट ओशंस डायलॉग रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय इंडिया टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड नेवल कोऑपरेशन अमंग इंडियन ओशन कंट्रीज, द रीजनल इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग मैरीटाइम डिस्प्यूट इन द इंडो पैसिफिक, a collaborative platform for promoting research and development in oceanic exploration and marine technology, a global dialogue aimed at fostering sustainable ocean governance, blue economy development and maritime partnership. बताइए क्या इसका आंसर आपको लग रहा है? समर्थन क्या है? अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रखा है, क्या है इसका रोल, क्या होता है, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? आई थिंक ये सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। गौर करने वाली बात है ये कि रीजनल इनिशिएटिव है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है फॉर रिसर्च डेवलपमेंट, ग्लोबल डायलॉग है फॉर सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस, ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट। क्या इसमें से सही आंसर इसका है? अब आते हैं ज़रा क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर। पहले आती है बात मेट के बारे में। मेट 2024 से दिसंबर में शुरू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय लोग काम करने जाएंगे, यंग लोग, उनके लिए है। अब जैसे मैंने बोला, अगर हम आमतौर पर भी देखें, इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर ए ड्यूरेशन विदाउट एनी रिक्वायरिंग एनी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। अब अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, तो 5 साल नहीं बल्कि यहाँ पर केवल 2 साल की बात की गई है। ठीक है, 2 साल आप बिना किसी स्पॉन्सर के वहाँ पर काम कर सकते हो, बिना एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के आप वहाँ पर प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि केवल टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो NIRF रैंकिंग में है उन्हीं को अलाउ किया गया है। उसके बाहर की यूनिवर्सिटी से अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। थर्ड, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये पार्टिसिपेट करती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको अपने फील्ड में ही काम करना है। रिन्यूएबल एनर्जी, AI, फिनटेक, इन जैसे एरियाज के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किसी भी एरिया में काम कर सकते हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। अभी आप मेट्स को समझ लीजिए थोड़ा सा, क्या स्कीम है, क्या इसका रोल है, इसकी बाकी की चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन था सागर मंथन के बारे में। सागर मंथन एक डायलॉग है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है इंडिया का, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ओशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए और कैसे ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाए। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशन से कैसे सस्टेनेबली आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फिशरीज हो गया, टूरिज्म हो गया, या प्रॉपर एक्सप्लोरेशन जो है इको फ्रेंडली या सस्टेनेबली एक्सप्लोरेशन कैसे की जा सकती है, इको टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वहाँ जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करके कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पुश किया जा सकता है, उसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ये इस बार नवंबर 2024 में मुंबई में हेल्ड हुआ है और जो थीम है वो है कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ मैरीटाइम गवर्नेंस। तो मैरीटाइम गवर्नेंस पर भी इसका फोकस है। अगला क्वेश्चन था आरसेप के बारे में। आरसेप को समझने से पहले आपको समझना होगा आसियान को। आसियान में कितने देश हैं? आसियान में 10 कंट्रीज हैं। 10 कंट्रीज का नाम याद करने का सिंपल तरीका क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार। आरसेप की 10 कंट्रीज याद करनी है तो आपको फोकस करना है
CLMVT कंट्रीज के ऊपर, CLMVT, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज हो गई गरीब वाली, थोड़ी सी गरीब है। और बाकी हो गया SIMPB, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूने। ये 10 कंट्रीज बनाती हैं आसियान। इन 10 की कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे इनका इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एज ए ग्रुप। लेकिन जिनके साथ इनकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनका आपस में नहीं है, जैसे इंडिया चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन दोनों का इनके साथ था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ट्रेड ब्लॉक बना लें, जहां जिन देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हम सब मिलकर आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें और बना लें RCEP, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसके अंदर बात हुई थी कि भाई आसियान के साथ 16 कंट्रीज को पहले इनिशियली बोला गया था कि हम सब मिलकर आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, एक मेगा ब्लॉक बनाएंगे। इसमें आसियान के 10 देश, CLMVT, SIMPB, ये 10 हो गए, प्लस 6 जो देश थे उनमें 2-2 के जोड़े लगाने बहुत आसान है। जैसे इंडिया का जोड़ा किससे लगता है अक्सर, जो इंडिया का मेन कॉम्पिटिटर है इस रीजन में, इंडिया चाइना, ठीक है। 2 हो गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक, हमेशा साथ ही दिखते हैं आपको जब भी दिखेंगे। और तीसरा है जापान साउथ कोरिया। ये सब मिलकर नेगोशिएट कर रहे थे RCEP के लिए। लेकिन हुआ ये कि भारत ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए। भारत का कहना यह था कि RCEP की नेगोशिएशन में चाइना आ रहा है तो उससे हमारे मार्केट में फ्लडिंग हो सकती है गुड्स की, प्लस इंडिया चाहता था कि मार्केट को कुछ एरियाज में ओपन किया जाए जो ये देश करने को तैयार नहीं थे। जैसे इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, सर्विस सेक्टर को ओपन करना चाहता था, प्लस ये इंडिया पे दबाव बना रहे थे कि इंडिया को अपना एग्रीकल्चर मार्केट, अपने लेबर रिफॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा, जो भारत जिस पे कंफर्टेबल नहीं था। इसलिए भारत ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया। और अभी इसमें 15 मेंबर्स हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ था 15 मेंबर्स में कौन कौन होंगे RCEP में, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कौन RCEP के मेंबर है। तो यहाँ पहली बात मैंने आपको बताया 15 थे, 15 में 10 तो वहाँ हो गए, 5 कौन कौन से हैं ये बताइए। क्या इसमें लाओस, मलेशिया और रशिया है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें सिंगापुर है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान है? तो हाँ है, RCEP के पार्ट ये हैं। हालांकि पार्ट ये तीनों भी हैं, लेकिन ये तीनों एस सब पार्ट ऑफ आसियान है। तो RCEP के अंदर आपको ब्रूनी, कंबोडिया और इंडोनेशिया भी हैं। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया भी इसका पार्ट है। लेकिन आप देख सकते हैं RCEP के अंदर जापान भी है और चाइना भी है, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया था हमें, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हो गई, बट आई थिंक यू शुड रिमेंबर कि 16 देश कौन कौन से, 15 देश कौन कौन से RCEP वाले, 16-1, 16 होना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो इसमें 15 देश हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। भारत को इससे बाहर निकलने की सजा ये मिलने वाली है कि भारत के हाथ से एक बहुत बड़ा मार्केट छूट गया। अब इन सभी देशों का आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया एक तरह से, तो इनको दूसरे का मार्केट का एक्सेस मिल चुका है और भारत थोड़ा पिछड़ रहा है। अगर भारत इसे ज्वाइन करता तो भारत के एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती, जो भारत के हाथ से अभी थोड़ी दिन के लिए बाहर जा चुकी है। आई होप क्लियर है। आगे आते हैं, बात करते हैं सागर मंथन की, द ग्रेट ओशन डायलॉग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज इसको लीड कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में हमने जान लिया क्या है कहानी इसकी। और ये है मेड स्कीम, जिसके अंदर इंडियन वर्कर्स को, इंडियन नेशनल्स को मोबिलिटी मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। 2 साल के लिए आपको बिना एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर के काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अगर NIRF की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से है तो आप वहाँ जा सकते हैं और ज़्यादा इजीली तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे AI हो गया, फिनटेक हो गया, ऐसी फील्ड इनके लिए ओपन की गई है। अगला टॉपिक है ना, वो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के ऊपर है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के बीच में एक पावर ट्रेड डील हुई है। पावर ट्रेड डील मतलब, देखिए बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो पावर डिफिशिएंट है, यानी इस देश के पास बिजली की कमी है। इसको जो बिजली है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है भारत से। जबकि नेपाल एक ऐसा देश है जो पावर सरप्लस है, इसके पास बिजली ज़्यादा है, खपत से ज़्यादा। तो नेपाल बिजली बेचती है और कौन खरीदता है? इंडिया खरीदता है। हाल के समय में इंडिया में खुद भी बिजली का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इंडिया भी एक पावर सरप्लस कंट्री बन चुकी है। इंडिया के पावर सरप्लस बनते ही भारत को क्या ज़रूरत नेपाल और भूटान से बिजली खरीदने की, पर फिर भी भारत खरीदता है ताकि ये देश थोड़े खुश रहें। पर अब जाकर एक पावर ट्रेड डील हुई है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में, जिसके तहत नेपाल अपनी बिजली बांग्लादेश को बेच पाएगा
और नेपाल से बिजली पहुंचेगी कैसे भाई बांग्लादेश तक? शिप से तो जाती नहीं है बिजली, वो तारों से गुजरती है, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पड़ेंगे। वो नेपाल या बांग्लादेश तो कोई बनाएगा नहीं, तो वो इंडिया उसको मीडिएट कर रहा है। और ये एक डील इनके बीच में हुई है, इंडिया नेपाल बांग्लादेश की, जो एक ट्राइलेटरल पावर फ्लो ट्रांजेक्शन है फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश वाया इंडिया। इसमें होगा क्या, 40 मेगावाट तक बिजली नेपाल एक्सपोर्ट कर पाएगा बांग्लादेश को। ठीक है, ये इसमें एनटीपीसी भी एक रोल प्ले करेगा क्योंकि बिजली भाई यहीं से गुजरेगी। तो यहाँ पर सब रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस होगी, और इंडियन ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हुए क्रॉस बॉर्डर सप्लाई किया जाएगा। अब इससे होगा ये कि कल को अगर बांग्लादेश के साथ कुछ विवाद भी होता है तो भारत के पास एक वहाँ से भी होगा। रिसेंटली ये हुआ है कि बांग्लादेश का एक पोर्ट है चिटगांव, वहाँ पर पाकिस्तानी नेवल शिप्स पहली बार देखे गए, जो उनके कार्गो शिप्स हैं, व्यापार बढ़ा है, पहली बार सी रूट खोला है नेपाल बांग्लादेश के बीच में, सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। नेपाल तक शिप जा नहीं सकते, नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। तो वो इंडिया के लिए खतरे की घंटी है कि हमारी सिक्योरिटी पे कंसर्न हो सकता है। पर खास बात यह कि ऐसी एग्रीमेंट की वजह से बांग्लादेश के ऊपर हमेशा हमारा एक इन्फ्लुएंस रहता है, एक प्रभाव रहता है कि हमारे बिना वैसे भी नहीं वो एग्जिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि 3 तरफ से तो हम ही ने उन्हें घेर रखा है। इट्स अ कंट्री विच इज सिचुएटेड विद इन इंडिया। तो ये ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट किनके बीच में हुआ है? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के बीच में। इंडिया इसमें बिजली नहीं बेच रहा है, नेपाल बेच रहा है, किसको बेच रहा है? बांग्लादेश को। ठीक है, सागर मंथन हमने समझ लिया। सागर मंथन ग्रेट ओशन डायलॉग है, ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है और 60 से 65 देश इसमें अटेंड करने वाले हैं। ओआरएफ और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज इसको होस्ट कर रहे हैं। भारत में होस्ट किया जा रहा है। क्या काम है? मैरीटाइम प्रेजेंस बढ़ाना, ट्रेड गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना। ठीक है, ये किस चीज़ की बात हो रही है? सागर मंथन की, द ग्रेट ओशन डायलॉग। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है बेसिक। बेसिक में कौन कौन से देश हैं भाई? ब्राज़ील, BA फॉर ब्राज़ील, देन यू हैव साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ये है बेसिक कंट्रीज। ये ग्रुप है 4 देशों का, जैसे एक ब्रिक्स है 5 का पहले था, अब तो ब्रिक्स 9 देशों का ग्रुप बन चुका है। वैसे बेसिक इन 4 देशों का ग्रुप है जो मुख्य रूप से ट्रेड और एनवायरमेंटल नेगोशिएशन पे एक जगह साथ दिखते हैं। और यहाँ बात हो रही है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर, CABM के ऊपर, इसको लेकर इनके बीच में इनका ये कहना है कि UNFCCC को इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अब ये क्या है, हमें ये समझना ज़रूरी है। अब देखिए, CABM का मतलब होता है, जैसे नाम से तो क्लियर ही है यहाँ पर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि कई जगह पर कार्बन प्राइसिंग की बात की गई है और ये बोला गया है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उन्हें भी अपने लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और चीज़ों के ऊपर निर्भरता थोड़ी कम करनी चाहिए। तो जब आप CABM की बात करते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये असल में मैकेनिज्म है जो EU ने इंट्रोड्यूस किया था, यूरोपियन यूनियन ने। ये एक ऐसा पॉलिसी टूल है जिसके तहत ये देश करता क्या है EU की कंट्रीज़ में कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ आप इम्पोर्ट कर रहे हैं जिसमें हाई इमिशन लगा है, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, ये अगर आप वो लोग इम्पोर्ट करते हैं तो इनके अंदर कार्बन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा है। तो इसके लिए ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर कार्बन कॉस्ट उनके बराबर हो जैसे गुड्स वो यूरोप में बनाते हैं। मान लो EU जो है वो स्टील खरीद रहा है इंडिया से या फिर चाइना से, तो वो स्टील जब यूरोप पहुंचेगा तो यूरोप कहेगा इसलिए इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंडिया या चाइना में ये स्टील सस्ता बना है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कार्बन इमिशन हुआ है। तो इसीलिए इसका रेट पे टैक्स लगा के इसको जो यूरोप में जो स्टील बन रहा है उसके रेट के बराबर लेके आते हैं, जिससे कार्बन लीकेज ना हो। क्योंकि इंडिया और चाइना में क्लाइमेट पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमारे देश में आने से पहले आपको ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये कहता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इसके खिलाफ रिक्वेस्ट की है बेसिक कंट्रीज ने UNFCCC में। इनका कहना है कि भैया ये सब जो कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, ये जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ये ऐसी अप्रोच है जहाँ पर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यानी आप चाइना, इंडिया, ब्राज़ील जैसे देशों को ये बोलोगे कि आपकी ट्रेड पॉलिसी कमज़ोर है, इसलिए आपके देश से जो भी इंपोर्ट हो रहा है एल्युमिनियम का, सीमेंट का, इन सब में कार्बन इमिशन ज़्यादा हुआ होगा और इसलिए ज़्यादा हुआ होगा तो चलो भाई हमें अब ज़्यादा टैक्स दो ताकि उसका रेट बराबर हो जाए और ऐसे सामान ना खरीदे जा सके। तो इसके लोगों ने विरोध किया है, रिपोर्ट भी जमा की है। यहाँ बात आती है बेसिक कंट्रीज़ है क्या, 2009 में फॉर्म हुई थी ये क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस के ऊपर प्राइमरली काम करती हैं। इनका काम है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें जो मैकेनिज्म है उस पर नेगोशिएट अगर करना होता है, इनकी डिमांड्स थोड़ी सी अलग होती हैं बाकी डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले, तो ये सब साथ आके नेगोशिएट करते हैं ताकि बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर पाए। तो ये बात है बेसिक की और आई होप आप समझ गए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है और क्यों ये देश इसके खिलाफ खड़े हैं। बेसिक का होना ये भी दर्शाता है कि कैसे जो देश आपस में दुश्मन है वो भी कभी कभी करीब आ जाते हैं। अगला टॉपिक बेसिक से मिलते जुलते ग्रुप ब्रिक्स के बारे में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना जो अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है। इन 5 के अलावा 6 देशों को इन्विटेशन भेजा गया था। इजिप्ट को, इथियोपिया को, ईरान को,
यूएई को, सऊदी अरेबिया को और अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना ने इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया था, सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो इस बार कजान आए नहीं और ज्वाइन नहीं किया ब्रिक्स को फॉर्मली। तो अभी इसमें 9 मेंबर्स हैं, ये 5 तो है ही हैं, प्लस ईरान, इथियोपिया, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट एंड यूएई। अब यहाँ रिसेंट की बात यह कि टर्की को ऑफर किया गया पार्टनर कंट्री स्टेटस बाय ब्रिक्स। पार्टनर कंट्री स्टेटस का मतलब होता है कि वो एक ट्रांजिशन प्रोसेस है कि आप बाद में फ्यूचर में जब एक्सपेंशन होगा तब इसका पार्ट बन सकते हैं। 13 देशों को पार्टनर कंट्रीज की तरह से इनवाइट किया गया था, जिसमें टर्की, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, क्यूबा, बोलिविया, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, नाइजीरिया और युगांडा थी। लेकिन मेंबर्स अभी ब्रिक्स प्लस में कितने हैं? 9 कंट्रीज हैं। ठीक है, टर्की ने बोला कि हमें ऑफर किया गया था, तो वो उसकी बात होगी। ब्रिक्स, आई होप आपको पता ही है, ब्रिक्स को हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। ब्रिक्स ग्रुप, जिमोनाइल ने जब बोला था कि 4 ऐसी कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, जो बहुत तेज़ी के साथ ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभा रही है और दुनिया की एक ब्रिक की तरह काम कर रही है, जो ग्लोबल इकोनॉमी को फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए इन देशों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उस केस में अगले साल ये लोग साथ आए, ब्रिक्स के 5 देश, और इन्होंने अपना ब्रिक्स पहले 7 आए 4 देश, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, ब्रिक्स बनाइए। फिर इन्होंने फोर्टलीजा में न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिर कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट, ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए और ये बड़े फॉर्म में बनता चला गया। साउथ साउथ कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने बोला, जिमोनिल ने 2001 में कॉइन किया था टर्म, फिर ये 2006 में मिले, और रशिया ने पहली बार ऑफिशियल ब्रिक्स समिट रशिया में की थी 2009 में, और अभी इसमें 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, हम समझ गए क्या क्या है। ब्रिक्स में 45% पॉपुलेशन है, $28.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इस ग्रुप की, यानी दुनिया का 28% जो जीडीपी है वो इस ग्रुप की कंट्रीज का होता है, जो दिखाता है कितना रेलेवेंट ये ग्रुप है। ब्रिक्स और बेसिक का अंतर पता लग गया। बेसिक फॉर्म हुआ था क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस पे नेगोशिएट करने के लिए। ब्रिक्स इन 5 देशों का एक फॉर्मर मल्टीलैटरल ग्रुप है। आगे बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, न्यूज़ में लगातार है। उज्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री जो डबल लैंडलॉक्ड है। उज्बेकिस्तान के अलावा लिक्टनशायर एक और एक देश है जो कि डबल लैंडलॉक्ड है, यानी एक ऐसा देश जो खुद तो लैंडलॉक्ड है, इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं वो भी सारी लैंडलॉक्ड है। तो ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, लाइटनस्टीन एक दूसरी जो कंट्री है डबल लैंडलॉक्ड है। उसके बाद केवल उज्बेकिस्तान ही वो कंट्री जो डबल लैंडलॉक्ड है। ये 80% सैंडी डेजर्ट से भरी हुई है। इंडिया में काफ़ी टूरिस्ट यहाँ जा रहे हैं अभी। सबसे ऊंची पीक इसकी है एडलुंगा टोगी, फरगना वैली, जहाँ से बाबर वगैरह आए थे, तो वो यहीं लोकेटेड है। ये देखिए, ये उज्बेकिस्तान है। ये और कजाकिस्तान आरएल सी की बाउंड्री शेयर करते हैं। आरएल सी इन 2 देशों में बटी हुई है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। असल में आरएल सी की हालत ऐसी है कि यहाँ पर अब एक डेजर्ट बनता जा रहा है। ये रिवर पूरी तरह से सूख चुकी है ऑलमोस्ट, ये दरिया। और ये उज्बेकिस्तान के पास जो कंट्री बची वो भी सारी लैंडलॉक्ड है, क्योंकि आप देखो ये उज्बेकिस्तान है, इधर कजाकिस्तान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है। बेचारे यहाँ भी, इनके पास भी ओशन का एक्सेस नहीं है। कैस्पियन सी तक जा सकते हैं, पर कैस्पियन सी इज नॉट एन ओशन, वो भी तो एक वाटर बॉडी ही है मेजरली। तो उज्बेकिस्तान की बात हो गई। उज्बेकिस्तान की बाउंड्री को थोड़ा ठीक से देखते हैं। ये रहा ताशकंद, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी, और एक बड़ा ऐतिहासिक नाम रहा है इंडिया की हिस्ट्री में ड्यू टू दिस रीजन एज वेल एज ड्यू टू द हिस्ट्री ऑफ इट। जहाँ पर आप फरगना वैली की बात करो, इस रीजन की बात करो, यहाँ से काफ़ी सारे रूलर्स इंडिया की तरफ आए थे, इन्वेडर्स भी आए थे। बाबर की बात करो, ये वो किंगडम है जहाँ बैक्टीरिया का शासन भी एक समय में हुआ करता था। तो आप कह सकते हो कि जो एक पीरियड था, कुषाण भी इसी रीजन से कही जाता है, सेंट्रल एशिया के पास से इंडिया की तरफ आए थे। अभी इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहा है, ताकि और बेहतर तरीके से कोलैबोरेशन हो पाए, यूरेनियम और इन ऐसे संसाधन इनके पास, उनके साथ व्यापार हो पाए। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान कहाँ है? सेंट्रल एशिया में। ठीक है, समझ गए। पाकिस्तान इंडिया से ठीक ऊपर है ताजिकिस्तान, जहाँ पर 2 एयरबेस है इंडिया के 2 एयरबेस कहीं पर हैं इंडिया के अलावा, तो यहीं है, एक फारकोर और एक आईनी। 2 एयरबेस हैं कहाँ? तजिकिस्तान में। आईनी एंड फारकोर इंडिया की ओवरसीज एयरबेसिस। और तजिकिस्तान के ठीक ऊपर का रीजन है ताशकंद, जहाँ आपको समरकंद है, उज्बेकिस्तान जहाँ ताशकंद है, समरकंद है, यहीं पर फरगना वैली है। उज्बेकिस्तान के अंदर ये जो रीजन है, यहाँ पर है करपगलस्तान, और करपगलस्तान में बहुत ज़्यादा ये अभी भावना चल रही है विद्रोह की। तो वहाँ एक ये ऑटोनमस रीजन सा है करपगलस्तान, जो इस रीजन में पड़ता है, उज्बेकिस्तान का ही सब पार्ट है वो। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, जो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट तक पहुंची हुई है, उसकी बात करते हैं अजरबैजान। अजरबैजान का युद्ध चलता है अर्मीनिया के साथ। ठीक है, ये अजरबैजान है, ये अर्मीनिया है। ठीक है, ईरान से ऊपर जाओगे तो आपको अजरबैजान मिलेगा। यहाँ बाकू इसकी कैपिटल है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर COP29 हो रहा है बाकू में, और 11 नवंबर से बातें स्टार्ट हो चुकी हैं
क्या उद्देश्य है? ग्लोबल क्लाइमेट को 2% से नीचे रखना, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखना इंडस्ट्रियल लेवल के बाद। और यहाँ पर जो बाइडेन से लेके कुछ लीडर G20 के भी आए हैं और अफगानिस्तान में डेलीगेशन यहाँ भेजा है। तो नाम ये COP तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे टाइम की कमी के कारण, पर कहाँ है अजरबैजान ये देखते हैं। जब आप रशिया से नीचे की तरफ आते हो तो पहला देश जो आपको मिलेगा वो अजरबैजान ही है। इसकी एक तरफ जॉर्जिया है, इधर अर्मीनिया है। अर्मीनिया के साथ इनका युद्ध हुआ था बड़ा भयंकर सा। किस चीज़ को लेकर? तो नगार्नो काराबाग को लेकर। ये वो इलाका है नगार्नो काराबाग का जहाँ पर अर्मीनियन एथनिसिटी के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे और अर्मीनिया के लोग यहाँ हैं। यहाँ अर्मीनियन एथनिसिटी के लोग रहते थे, तो ये हिस्सा पे इनडायरेक्टली कंट्रोल या डायरेक्टली कंट्रोल भी अर्मीनिया का हुआ करता था। यहाँ पर एक कॉरिडोर है जिससे अर्मीनिया यहाँ तक पहुँच सकता था। तो इसके बाद अब जब जंग हुई तो अजरबैजान ने दोबारा अर्मीनिया के ऊपर कब्जा कर लिया है और इस रीजन के ऊपर अब दोबारा अजरबैजान का कब्जा हो गया था। तो फिर ये वाद विवाद काफ़ी समय तक चला था। अर्मीनिया रशिया के कैंप में देखा जाता है, अजरबैजान टर्की के कैंप में देखा जाता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान रशिया बिल्कुल साइडलाइन रहा था, चुप रहा था। इसको लेकर अर्मीनिया बहुत ही दुखी रहा, इसलिए अर्मीनिया ने भारत से कई हथियार भी खरीदे और अजरबैजान ने यूज़ किया था ड्रोन्स का। ड्रोन्स उनको सप्लाई किए थे किसने? टर्की ने। तो उससे ड्रोन्स का यूजेज भी वर्ल्ड में कैसा बढ़ता जा रहा है वॉर के केसेस में हमें देखने को ये मिला। ठीक है, तो COP 29 कहाँ हो रही है? बाकू अजरबैजान में। एम क्या है हमें पता लग गया, क्या रोल है, किस लिए हो रहा है ये भी पता है। अजरबैजान का कैपिटल है बाकू और अर्मीनिया, टर्की, ईरान, रशिया के बीच में घिरा हुआ ये रीजन है जहाँ पर कूरा रिवर भी बहती है। बहुत सारे ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। कॉटन, टबैको जैसे क्रॉप्स भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक पे अगर हम आए तो बात हो रही है कैरिकॉम की। इंडिया की बात हुई कैरिकॉम से। कैरिकॉम असल में कैरिबियन कम्युनिटी को कहते हैं, एक ग्रुप है और 15 देशों का ग्रुप है जिसके साथ भारत की एक जॉइंट कमीशन एक मीटिंग हुई वर्चुअली। असल में दोनों देश कोलैबोरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। 2024 में ये फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी कैरिकॉम में। आप देश देखो कौन कौन से, छोटे छोटे जितने देश दिख रहे हैं ये सारे के सारे 15 कंट्रीज़ के पार्ट हैं। साउथ अमेरिका में हम देखें तो 2 देश इसके पार्ट हैं, गयाना, सुरिनाम। बाकी सारी मेजरली सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, हैती, जमैका और बेलीजे भी इसका पार्ट है। तो 15 देशों का ग्रुप है ये और इंडिया लगातार इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ये फॉर्म हुआ था ट्रीटी ऑफ चागुरामास के बाद और इसमें आपको साउथ अमेरिका के कौन से देश हैं या फिर सेंट्रल अमेरिका के कौन से देश हैं वो याद होने चाहिए। इसकी चेयरमैनशिप हर 6 महीने पे बदलती है। तो अब इसके कितने मेंबर्स हैं? 15। छोटे मोटे जितने आइलैंड हैं सब इसके मेंबर हैं। एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीजे, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गयाना, हैती, जमैका, सेंट किट्स, मोस्ट्रा, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, सूरीनाम। तो ये सब इसके मेंबर रहे हैं। कैरिकॉम कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में मेजरली, और 2 देश साउथ अमेरिका के और एक आप कह सकते हो जो सेंट्रल अमेरिका का ही पार्ट है। वैसे ये बेलीजे जो है साउथ अमेरिका के 2 देश गयाना और सूरीनाम इसके मेंबर्स हैं कैरिकॉम के। ठीक है, अगले पर आते हैं। कैरिकॉम में कितने मेंबर्स हैं, कब फॉर्म हुआ, किस ट्रीटी से फॉर्म हुआ? ट्रीटी ऑफ चागुरामास से फॉर्म हुआ था। अभी UN का ऑफिशियल ऑब्जर्वर बेनिफिशियरी भी है। इसका उद्देश्य ये है कि इन देशों के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, कोऑपरेशन हो और फॉरेन पॉलिसी एक साथ एक तरह से ये कोशिश करते हैं साथ में चलाए ताकि इनकी वैल्यू बढ़े। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। दोनों डेमोक्रेसी डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे फोकस करना चाहते हैं और चाहते हैं एक दूसरे को जितना फ़ायदा पहुंचा सके ट्रेड और बाकी एरियाज़ में उसमें पहुंचाए। तो कैरिकॉम को आपको ध्यान रखना है कहाँ पर लोकेटेड है। बाकी अगर आप मेंस लिखना चाह रहे हैं या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टेस्ट करें अपने आप को, और टेस्ट करने के लिए आपको रिव्यू लेना होगा, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। इसके लिए आपके पास है सृजन का 2025 का प्रोग्राम जो प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जहां आपको मेंटरशिप भी मिलती है, पर्सनलाइज मेंटरशिप, जहां सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, डेली MCQ मेंस की प्रैक्टिस होगी और आपको वीकली टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे। बैचेस 11 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और ये केवल 11,800 से उपलब्ध है। इंग्लिश, हिंदी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में आपके लिए उपलब्ध है। बात रही इस वीडियो की PDF की, तो वो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पे जाएंगे तो इस वीडियो का आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा और आपको बाकी जितना हमारा कंटेंट है वो भी वहाँ से मिल जाएगा। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल PW Only IAS ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको भरपूर मात्रा में कंटेंट मिलेगा और कई और चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये था इस वीडियो की कहानी। आपको जाकर मैप में करना है कैरिकॉम कहाँ पर है, कौन से देश साउथ अफ्रीका के मेंबर हैं, आपको बताना है कि बेसिक की कंट्रीज कौन कौन सी है, अजरबैजान कहाँ पर है, अर्मीनिया कहाँ पर है, बाकू कहाँ पर है, ठीक है, उज़्बेकिस्तान कहाँ पर है, करपकलस्तान कहाँ पर है, कजाकिस्तान कहाँ पर है, 2 डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ कहाँ पर हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अब याद रहेंगी। ये था आज का सेशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS।